हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम अध्ययन करेंगे द्विपरमाणुक अणु में घूर्णन ऊर्जा स्तर, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी अणुओं में विभिन्न जो ऊर्जा स्तर हैं उसमें 3 प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा स्तर और घूर्णन ऊर्जा स्तर। सबसे कम एनर्जी वाले जो ऊर्जा स्तर हैं वह है घूर्णन ऊर्जा स्तर। तो किसी अणु जिसमें 2 परमाणु होते हैं उनके लिए हम अध्ययन करते हैं। तो द्विपरमाणुक अणु को हम एक दृढ़ घूर्णक की भांति मान सकते हैं, जिसमें दोनों परमाणु नियत दूरी पर स्थित होते हैं, जिनके मध्य की दूरी उनकी बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई के तुल्य होती है। द्विपरमाणुक अणु में जो ऊर्जा स्तर है उनको दृढ़ घूर्णी के ऊर्जा स्तर के तुल्य हम मानते हैं। और द्विपरमाणुक अणु में जो घूर्णन ऊर्जा है उसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है ई जे इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i जे इंटू जे प्लस 1, जहाँ पर i जो है द्विपरमाणुक अणु का जड़त्व आघूर्ण है, जे जो है घूर्णन क्वांटम संख्या है, जे का जो मान है वह 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर वैल्यूज होती है, 0 से स्टार्ट होती है, मिनिमम मान 0 होता है। जे के विभिन्न मानों के लिए जो ऊर्जा स्तर है उनके संगत ऊर्जा का मान जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 रखें तो जे इंटू जे प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और E0 का मान हमें 0 मिलता है। जे इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i जे इंटू जे प्लस 1 की फॉर्म में दी जाती है। और जे का मान यदि हम 1 रखते हैं तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई। जे इक्वल टू 3 के लिए इसका मान होता है E2 इक्वल टू 3 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई। जे इक्वल टू 3 के लिए E3 इक्वल टू 6 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई। और जे इक्वल टू 4 के लिए E4 इक्वल टू 10 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई। तो यहाँ पर हमने जे की विभिन्न वैल्यूज के लिए ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा है उसका मान हमने ज्ञात कर लिया। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऊर्जा अंतराल है 0 और फर्स्ट के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वह E1 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई के तुल्य है। पहले और दूसरे में जो ऊर्जा अंतराल है वह इसका डबल होता है 2 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई। दूसरे और तीसरे के बीच में जो है वह 3 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई और नेक्स्ट जो है 4 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई, यानी कंटिन्यूस का मान जो है वह बढ़ता जाता है। अर्थात तो क्रमागत ऊर्जा स्तरों में जो ऊर्जा अंतराल है वह नियत नहीं होता, कांस्टेंट नहीं रहता, इसका मान कंटिन्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं कि नहीं, 2 क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम डेल्टा ई जे से डिफाइन कर रहे हैं। तो ई जे प्लस 1 और ई जे दोनों का डिफरेंस कर दिया। हमारे पास फॉर्मूला था एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i जे इंटू जे प्लस 1, जे प्लस 1, जे का मान जे प्लस 1 लिया हमने, तो जे प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 और ई जे का मान हो जाएगा जे इंटू जे प्लस 1। एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i कॉमन ले लिया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है ऊर्जा अंतराल जो है वो हमारे पास आ गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई इंटू जे प्लस 1। अर्थात ऊर्जा अंतराल जो है वह जे के मान में वृद्धि के साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा है और जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट किया उससे भी क्लियर हो रहा है कि ऊर्जा अंतराल जो है वह जे के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे ही ऊर्जा स्तर अंतराल में भी वृद्धि होती है। द्विपरमाणुक अणुओं के लिए जो ये हमने ऊर्जा अंतराल ज्ञात किया या घूर्णन ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वह एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई की कोटि की होती है, यानी लगभग इसके मल्टीपल्स की फॉर्म में इंक्रीज होगा। यहाँ पे हमने ऊर्जा अंतराल को उनकी ऊर्जा
की जो वैल्यू है उसके क्रम में हमने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ किया है। तो यह इनका जो अंतराल है वो हम देख सकते हैं क्रमागत रूप से इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जो ऊर्जा अंतराल है और जो ऊर्जा है वह जड़त्व आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात कोई परमाणु है, परमाणु उनके जड़त्व आघूर्ण के ऊपर निर्भर करता है और जड़त्व आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर जड़त्व आघूर्ण के मान में वृद्धि होगी तो ई के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। ऊर्जा अंतराल में भी कमी आएगी। तो यहां हमने देखा ये घूर्णन ऊर्जा स्तर और उनके मध्य का अंतराल हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो हमने विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बारे में अध्ययन किया। ऊर्जा स्तरों में जो एटम है वह किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा को या तो ग्रहण करेगा या उत्सर्जित करेगा। अगर उच्चतर ऊर्जा स्तर से नीचे वाले ऊर्जा स्तर में अगर संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा को रिलीज करेगा और निम्नतम ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इस प्रकार हमें दो प्रकार के स्पेक्ट्रम, अवशोषण और उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। दृढ़ घूर्णी अणुओं में घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से जो स्पेक्ट्रम बनता है उनको हम घूर्णन स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। और यह वर्णक्रम जो है वह माइक्रोवेव रीजन में मिलता है, सूक्ष्म तरंगदैर्ध्य परास में मिलता है और इनका जो तरंगदैर्ध्य है वह 0.1 से लेके 0.1 mm से 1 सेंटीमीटर के मध्य का होता है। वे अणु जिनमें क्या होता है स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों से अन्योन्य क्रिया कर घूर्णन गति करते हैं और घूर्णन गति को उत्तेजित करते हैं और एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं और ऊर्जा का या तो अवशोषण करेंगे या उत्सर्जन करेंगे। उत्सर्जित या अवशोषित फोटोन की आवृत्ति जो होती है घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य के ऊर्जा अंतराल पे निर्भर करती है, उनके ऊर्जा अंतराल के तुल्य होती है। द्विध्रुव आघूर्ण युक्त अणुओं में विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से जो वर्णक्रम प्राप्त होते हैं उन्हें घूर्णन वर्णक्रम रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। या यह कह सकते हैं यह ध्रुवीय अणु जो होते हैं उन ध्रुवीय अणुओं में यह वे अणु जो मूल ऊर्जा स्तरों के मध्य सममित सिमेट्रिकल होते हैं, वे अणु जो मूल ऊर्जा स्तर में सममित सिमेट्रिकल होते हैं अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में अन्योन्य क्रिया नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप घूर्णन वर्णक्रम प्राप्त नहीं होता। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल्स है जिनमें घूर्णन आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, CO2 है, मैथेन है। अध्रुवीय अणु जो होते हैं उनमें घूर्णन वर्णक्रम को नहीं दर्शाते क्योंकि इनका विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ कोई किसी भी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं होती और इनमें घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण संभव नहीं होता। अब आते हैं इनके सिलेक्शन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वर्णक्रम सिलेक्शन रूल क्या है, यानी कौन से ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में संक्रमण संभव है। तो ध्रुवीय अणु जो होते हैं उनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है और उनमें घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण रैंडम रूप से कुछ भी वैल्यूज वो ग्रहण कर ले ये संभव नहीं है। संक्रमण कुछ सेलेक्टेड केसेज में पॉसिबल है। परमाणुीय संक्रमणों की भांति आणविक संक्रमणों के लिए भी संक्रमण की कुछ अलाउड वैल्यूज होती है, अनुमत वैल्यूज होती है जिनको वो एग्जिस्ट करेंगे। तो घूर्णन क्वांटम संख्याओं में जब अंतर ±1 का होता है तो वो वैल्यूज क्या होती है, सिलेक्शन वो वैल्यूज अलाउड होती है। यानी J की वैल्यू J से J+1 में जा सकता है और J से J-1 में जा सकता है। जब डेल्टा J यानी J की वैल्यूज में जो डिफरेंस है वह 1 के तुल्य होता है वही पॉसिबल है। डेल्टा J = +1 जो संक्रमण है वह उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है और डेल्टा J = +1 संक्रमण जो है वह अवशोषण स्पेक्ट्रम के तुल्य होता है। घूर्णन
वर्णक्रम में अवशोषण की प्रकृति होती है जब J जो है संख्या से J+1 में संक्रमण करता है, और J+1 से J में या J से J-1 में अगर संक्रमण होता है तो उस वैसा स्पेक्ट्रम जो होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगर J से J+1 में संक्रमण हो रहा है तो उसके संगत जो अवशोषित फोटोन है उसकी ऊर्जा डेल्टा E इक्वल टू EJ+1 माइनस EJ के तुल्य होती है, जिसका मान हमने कैलकुलेट कर सकते हैं। EJ+1 और EJ-1 का वैल्यू रख दिया, h×2 J+1 इंटू J+2 माइनस h×2 J इंटू J+1, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन आ जाएगी टर्म, और सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास वैल्यू बचती है डेल्टा E इक्वल टू h×2 J+1। तो यह ऊर्जा क्या करता है, यह अवशोषित करता है। तो इस ऊर्जा के संगत जो आवृत्ति है उसका मान, आवृत्ति का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम h न्यू के इक्वल रख देंगे। h का डिवाइड कर दो तो हमारे पास अवशोषित फोटोन की जो आवृत्ति है न्यू बराबर डेल्टा E अपॉन h या h×2 पाई I J इंटू J+1 या न्यू इक्वल टू 2 B J+1 से डिनोट करते हैं, जहाँ पे B एक नियतांक है जिसको घूर्णन नियतांक कहते हैं, और इसका मान जो होता है h×4 पाई I से डिनोट किया जाता है। इसका जो मात्रक है पर सेकंड या हर्ट्ज होता है, इसे हम किलो हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ एनर्जी लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं, J इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर 0 से 1 में संक्रमण है, 1 से 2 में संक्रमण है, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, तो डेल्टा J इक्वल टू +1 के लिए हमने यहाँ पे इसको शो कर रखा है। और इन ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा अंतरालों का मध्य यदि गैप लिया जाए तो हमें जो आवृत्ति मिलती है वह 2B, 4B, 6B, 8B और 10B के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज मिलेगी। अलग अलग लेवल्स में संक्रमण के कारण अलग अलग आवृत्तियाँ मिलती है, क्योंकि हर एक लेवल्स में जो ऊर्जा अंतराल है उसका मान J की वैल्यू के साथ में क्या होता है, J की इंक्रीजिंग वैल्यू यानी अधिक वैल्यू के साथ में ये चेंज होता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हम आवृत्ति को या स्पेक्ट्रम को हम एक वेव नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर न्यू बार जो है वह 1/λ या न्यू अपॉन C से डिनोट किया जाता है। इस न्यू बार की फॉर्म में जो घूर्णन ऊर्जा स्पेक्ट्रम है उसका मान आ जाएगा हमारे पास में h×2 पाई I C इंटू J+1, या इसको 2B अपॉन C J+1 से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर B का मान जो है वह I पर निर्भर करता है। I का यदि मान हमें ज्ञात करना हो तो वह हम h×2/2B से ज्ञात कर सकते हैं। I का मान जो है वो हमें पता है म्यू I² या mr² से दिया जाता है। तो यहाँ पे यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है उनकी आवृत्ति का मान ज्ञात करें, और यदि J की वैल्यू हमें पता है तो हम कांस्टेंट B का मान ज्ञात कर सकते हैं। B का मान से हम I का मान ज्ञात किया जा सकता है, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, और जड़त्व आघूर्ण के मान से हम हमें यदि द्विपरमाणुक अणु में परमाणुओं का द्रव्यमान पता है या रिड्यूस्ड मास पता है तो यहाँ पे म्यू रिड्यूस्ड मास समानित द्रव्यमान लिया हुआ है। समानित द्रव्यमान अगर हमें पता है तो हम दोनों एटम्स के मध्य की दूरी, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, बंध लंबाई कहते हैं, उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। घूर्णन ऊर्जा स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या, आवृत्ति का मान हम एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर ये R का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।